वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए आर पार्थसारथी द्वारा लिखे गए एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक पोइम फ्रॉम होम कमिंग का एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करें, हम लोग आर पार्थसारथी के बारे में जान लें कि वो कैसी पर्सनैलिटी है। वॉज बॉर्न ऑन 20 अगस्त 1934 इन त्रिपुरेचुर नियर Tiruchirappalli. He was educated at Don Bosco High School and Siddharth College, Mumbai, and Leeds University, UK, where he was British Council Scholar in 1963-64. तो उन्होंने यहाँ से अपनी एजुकेशन ली है। He completed his PhD program from University of Texas at Austin in 1987. उन्होंने अपनी PhD जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 1987 में कंप्लीट की। He was lecturer in English literature in Mumbai for 10 years before joining Oxford University. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर के तौर पे भी, लेक्चरर के तौर पे भी मुंबई में काम किया है कॉलेज के अंदर। ही मूव टू न्यू दिल्ली in 1978. ही एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट एशियन स्टडीज़ एट स्किडमोर कॉलेज, वहाँ पे भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम करते रहे। हिज वर्क्स इंक्लूड पोइट्री फ्रॉम लीड्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं पोइट्री फ्रॉम लीड्स, रफ पैसेज, Oxford Unity Press, published by Oxford University Press in 1977, a long poem preface, a book which were all poems from part of single poem, as it were, R. Parthasarathi, as 10 20th century Indian poets edited by him and published by Oxford University Press. In 1976, he also translates from Tamil to English. His translation into modern English verse of the 15th century तमिल एपिक, उन्होंने फिर तमिल से ट्रांसलेशंस भी की। उनके काम के लिए उनको अलग अलग प्राइजेस से सम्मानित भी किया, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, A.K. रामानुजम बुक प्राइज़ और ऐसे बहुत सारे प्राइजेस से सम्मानित किया गया उनको उनके पोइटिक क्रिएशंस के लिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक आफ्टर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द राइटर Rajgopal Parthasarathi, R. Parthasarathi from Homecoming. Question: analyze the poet's use of irony and understatement in the poem. पोइट ने पोइम के अंदर आयरनी और अंडरस्टेटमेंट डबल मीनिंग, कैसे ऊपरी मीनिंग कुछ और नीचे का मीनिंग और कुछ और, व्यंग्यात्मक ढंग से, और कैसे पोइट ने आयरनी और अंडरस्टेटमेंट दोनों पोइटिक डिवाइसेस को इस पोइम में यूज़ किया है। द प्रेजेंट पोइम फ्रॉम होमकमिंग हैज़ बीन रिटन बाय आर पार्थसारथी, वन ऑफ द फेमस इंडियन पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। ये पोइम आर पार्थसारथी द्वारा लिखी गई है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है रफ पैसेज, जिसमें से ये पोइम भी ली गई है। द प्रेजेंट पोइम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक रफ पैसेज, और ये पोइम उनके बुक रफ पैसेज में से ली गई है। द पोइम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, और उनकी ये बुक 3 हिस्सों में, लॉन्ग पोइम है, रफ पैसेज 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एग्जाइल बनवास, ट्रायल संघर्ष, एंड होम कमिंग घर वापसी। इन दिस पोइम द पोइट हैज़ टोल्ड अस अबाउट हिज होम कमिंग। इस हिस्से में वो अपने घर वापसी के बारे में बता रहा है, बट वो घर वापसी किसी नॉट टू अ लैंड या किसी देश के प्रति उसकी घर वापसी नहीं है, बट टू लैंग्वेज दैट इज़ तमिल, बट वो अपनी मदर टंग मातृभाषा के ऊपर जो वो वापस आया है उसके, दैट इज़ तमिल, उसकी घर वापसी की बात कह रहा है। यानी कि द पोइट टेल्स अस अबाउट हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे वो अपनी निजी ज़िंदगी के असली तजुर्बों की बात कर रहा है। यानी कि हम लोगों ने इनकी डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा कि वो इंग्लिश के साथ जुड़े रहे हैं ज़्यादातर, तो उन्होंने अपने करियर के अंदर ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखा, और जब एक अरसे के बाद वो इंग्लिश में एक मुकाम पे पहुंच गए, उनको एहसास हुआ कि उन्होंने विदेशी लैंग्वेज को हाइट पे ले जाने के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, बट अपनी मातृभाषा के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मातृभाषा में उन्होंने कोई रचना नहीं लिखी, कुछ नहीं किया। तो जब उनको इस कमी का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना अब इंग्लिश को छोड़ के अपनी मातृभाषा को प्रमोट करने की कोशिश करूं, और इसी प्रमोशन को और इसी चीज़ को वो अपनी घर वापसी कह रहे हैं। और कैसा कैसा उनको फील हुआ जब उन्होंने घर वापसी की, वो हम लोग अब आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे।
आई एम नो लॉन्गर माई सेल्फ एज आई वॉच द इवनिंग ब्लर द ट्रैफिक। तो अगर हम लोग सिंपल शब्दों में कहें तो वो कह रहा है कि वो ऑफिस से शाम को जब घर आया तो इतना थका हारा था और शाम का ट्यूबलाइट का टाइम था, गाड़ियों की लाइटें इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि उसे धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा था। और अगर यह है ऊपर का मीनिंग, अब अगर अंडरस्टेटमेंट देखें और आयरनी देखें, वो ये है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब उसने घर वापसी की और जब उसने अपना एनालिसिस करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि फॉरेन लैंग्वेज के लिए लिखते लिखते मदर टंग के ऊपर उसका होल्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो उसे अपने हाथों से वोकेबलरी, अपनी तमिल लैंग्वेज की वोकेबलरी और आइडियाज़ उड़ते हुए महसूस हुए, धुंधले पड़ते हुए महसूस हुए, क्योंकि एक लंबे समय से वो इस लैंग्वेज से, अपनी मातृभाषा से आउट ऑफ टच था। द पोइट हैज़ ट्राई टू प्रेजेंट हिज फीलिंग्स रिगार्डिंग पोइट्री। वो अपनी पोइट्री के रिगार्डिंग भावनाओं को भी व्यक्त कर रहा है। द पोइट हैज़ यूज्ड lot of irony and understatement in this poem. In this poem, the poet tells that after exile and trial, the poet has come back not to a land but to a language. तो poet कह रहा है कि वनवास और संघर्ष के बाद, चीज़ों को हासिल करने के बाद जब वो घर वापस आया तो उसकी वापसी किसी घर, किसी शहर, किसी देश या किसी स्टेट के लिए नहीं थी, वो उसकी मातृभाषा के लिए उसकी घर वापसी थी। वो चाहता था तमिल लैंग्वेज के लिए वो कुछ लिखे। आई रिटर्न होम टायर्ड, माई फेस प्रेस्ड अगेंस्ट द विंडो ऑफ एक्सपेक्टेशन। वो कह रहा है कि पर जब मैं घर वापस आया, मैंने तमिल में लिखने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल थक चुका था। एक लंबे समय तक इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते करते मेरा अपना मातृभाषा के ऊपर होल्ड जो था वो कमज़ोर हो चुका था। मेरे अंदर भावनाएं बहुत ही उत्तेज, एक्सपेक्टेशंस बहुत ही, जब मैं वापसी के लिए मैंने तय किया, मैंने सोचा कि जितना मुकाम मैंने इंग्लिश पोइट्री को दिया है, जिस मंजिल पर मैं इंग्लिश पोइट्री के ज़रिए पहुंच चुका हूं, उसी तरीके से मैं तमिल लैंग्वेज में भी पहुंच जाऊंगा। वहाँ पे भी मैं अपनी मदर टंग और पोइट्री को हाइट्स पे ले जाऊंगा। बट मैं इतना ज़्यादा थक चुका था, इतना ज़्यादा हार चुका था अपने आप से कि मुझे ये सारा कुछ सिर्फ एक सपने के तौर पे नज़र आने लग गया था। He thinks that he has achieved nothing in his mother tongue because he has written। उसे लगता है कि उसने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं की ज़िंदगी में, क्योंकि उसने जो भी लिखा वो इंग्लिश में लिखा, और यही कारण है उसे ऐसा लग रहा था उसने अभी तक अपनी मातृभाषा की सेवा नहीं की। दिस इज़ द रीज़न वाई इंस्टेड ऑफ हिज होम कमिंग ही स्टिल नॉट पीसफुल फ्रॉम हार्ट। यही कारण है कि घर वापसी के बावजूद भी अभी तक वो अंदर से शांत महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शांत हम तब महसूस करते हैं जब हम लोगों ने अपने लिए भी कुछ किया हो। अभी तक तो उसने विदेश के लिए किया था, अपनी मातृभाषा के लिए तो इसने कुछ किया ही नहीं था, इसीलिए वो अंदर से अशांत था, अंदर से अनसेटिस्फाइड था। द पॉइंट इज़ दैट पोइट्री हैज़ लॉस्ट इट्स क्लासिकल टच एंड इंटरेस्ट अमंग द पीपल। और उसका एक और कारण था, पोइट को ऐसा आभास हो रहा था आज के टाइम पे पोइट्री अपना जो एक क्लासिकल पोजीशन थी उसे खो चुकी है। एक टाइम था पोइट्री को सर्वोत्तम कला माना जाता था। यही कारण था कि जितने भी हम लोग एपिक महाग्रंथ पढ़ ले, महाभारत है, गीता है, ग्रंथ साहिब हैं, कुरान है, बाइबल है, उनको पोइट्री की फॉर्म में लिखा गया था, क्योंकि ये माना जाता था उच्च कोटि के विचार जो हैं वो पोइट्री के ज़रिए ही लिखे जाते हैं। बट आज के टाइम पे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो पोइट्री से ख़त्म हो चुका था। द बैलून ऑफ पोइट्री हैज़ ग्रोन रेड इन फेस विद रिपीटेड ब्लोइंग। इसीलिए पोइट को ऐसा लग रहा था कि बार बार रेपिटिशन के कारण उसे ऐसा लग रहा था जैसे गुब्बारे में हवा ज़्यादा भर दी जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। उसी प्रकार से पोइट्री भी अपनी क्लासिकल पोजीशन खो चुकी है और अब पोइट्री में लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो चुका है। The point is that the people feel more interested to read newspaper and magazines than poetry। पोइट कहता है कि लोगों को अब अखबारें, मसालेदार खबरें और या मैगज़ीन पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू रीडिंग रिलीजियस पोइट्री या फिर कविताएं। अगेन द पोइट हैज़ यूज्ड अंडरस्टेटमेंट व्हेन ही क्लाइंब द स्टेप जस्ट टू ट्रिप ओवर द मैट। फिर से वो अंडरस्टेटमेंट की बात करता है जब वो ये बताने, दिखने में तो हमें ऐसा लग रहा है वो घर की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया बट टूर मैट पे जाके फिसल गया, बट एक्चुअली में I climb the step to my flat only to trip over the mat outside the door। एक्चुअली में वो बता रहा है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक पहुँच गया, बट जब उसने अपनी मदर टंग के लिए लिखना शुरू करने की कोशिश की, उसके अंदर की कमज़ोरी ने, ईयर्स ऑफ आउट ऑफ टच रहने के कारण अपनी मदर टंग से, उसको ऐसा लगा वो शिखर से एकदम नीचे आके गिर गया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में से अब
अपनी लैंग्वेज का जो होल्ड है वो ख़त्म हो चुका है, इसीलिए उसे अफसोस होता है कि वो सब कुछ पाके भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। Through this example, the poet has tried to present his fear regarding refinement of speech in his mother tongue. इस एग्जाम्पल से पोइट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब उसके पास विचार तो हैं पर उसे अंदर डर बैठ गया है कि शायद अब उसके अंदर इतने साल अपनी लैंग्वेज से दूर रहने के कारण अब उसके पास वो ठोस शब्दावली नहीं है जिन शब्दावली के ज़रिए वो अपने विचारों को बेहतर ढंग से पेश कर सकता है। इसीलिए दैट इज़ वाई ही इन द एंड ट्राइज टू लिव ए स्मॉल चेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। इसीलिए अंत में बजाय इसके कि वो कोशिश करता दोबारा से अपनी तमिल लैंग्वेज की रिवाइव करने की, वो अंत में हार मान लेता है। वो कहता है कि मैं अब इन हालातों से लड़ नहीं सकता, इसीलिए वो ज़िंदगी की आसमानताओं में ही अपनी संतुष्टि ढूंढने की कोशिश करता है। थिंक टू गो थ्रू लाइफ विद स्मॉल चेंज ऑफ अनसर्टेनिटीज। ये वाली स्लाइड आप लोगों ने नहीं करनी है, बाई मिस्टेक ऐड हो गई है, ये वाली भी नहीं। टू कंक्लूड वी कैन से दैट द पोइट हैज़ वेरी इफेक्टिवली यूज्ड आयरनी एंड अंडरस्टेटमेंट इन द पोइम। तो अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि पोइट ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आयरनी और अंडरस्टेटमेंट का इस पोइम के अंदर इस्तेमाल किया है। पोइम दो स्तर पे चलती है, व्यंग्यात्मक और हकीकत। डबल मीनिंग, दो करके इसके मीनिंग निकलते हैं। सुपरफिशियल मीनिंग कुछ और, डीपर मीनिंग कुछ और है, सुपरफिशियल मीनिंग कुछ और है। तो इस तरीके से पोइट ने बहुत ही उसके बीच में जो द्वंद्व चल रहा था उसको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस पोइम के रूप में प्रेजेंट किया है। बट यहाँ पे एक चीज़ सीखने की बात है जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि पोइट हालातों के आगे हार गया, बट पोइट चाहता है कि हम लोग अंदर से इतना स्ट्रांग हो, हमारी विल पावर इतना स्ट्रांग हो कि हम लोग पोइट के जैसे हालातों को सामने घुटने न टेके, बल्कि हम लोग हालातों के हिसाब से बदले ना, हालात हमारे हिसाब से बदल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.